लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। ये विधानसभा भंग की जाती है। तो महाराष्ट्र में सत्ता का महासंग्राम बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में आ चुकी है। उधर एकनाथ शिंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल वही सच्चे शिव सैनिक हैं, लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे जनसंवाद करते हुए फेसबुक के जरिए नजर आए और सीधे तौर पर इमोशनल कार्ड खेलने की एक बड़ी कोशिश की है। उनका ये कहना है कि दरअसल बाला साहब की जो परंपरा है, उनका जो आधार है, जो संस्कृति है, जो सच्ची शिवसेना का विचार है, वो उद्धव ठाकरे के साथ है और उद्धव ठाकरे उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर कुछ कमियां रही हैं तो कमियों को खुलकर सामने आकर बताइए और सामने से हमें कहिए कि आपको मेरा इस्तीफा चाहिए तो इस्तीफा देने को भी तैयार। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर का सीधे रुख करते हुए उद्धव ठाकरे जनता के सामने आते हैं फेसबुक के जरिए और बड़ा बयान दे देते हैं। वो बड़ा बयान जिसमें कहा जा रहा है कि शिव सैनिक मेरे साथ गद्दारी न करे, अगर विधायक मुझसे बोले तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो सामने आए, मुंह ना चुराएं। सूरत से गुवाहाटी जाकर बैठने का क्या मतलब है? शिव सैनिक, शिवसेना जो आधार है, जो बाला साहेब और शिवसेना दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हिंदुत्व और शिवसेना दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हिंदुत्व से शिवसेना कभी पीछे हटी नहीं। शिवसेना आज भी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है और ऐसे में अगर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि वर्तमान शिवसेना बदल गई है, तो दरअसल ये जनता के बीच भ्रम फैलाने की परिस्थिति हो रही है। ये तमाम बातें दरअसल ऐसे समय में उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई है जब एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल सच्चे शिव सैनिक वही है, वो शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के आधार पर बनी, वो शिवसेना जो खास तौर से विचारों को लेकर आगे बढ़ती है, जो राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ती है, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे को सामने आना पड़ता है, जनता के सामने आकर वो कह रहे हैं कि दरअसल असली शिवसेना जो थी उसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शिवसेना के साथ हिंदुत्व पहले भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा है। 5 प्रमुख मुख्यमंत्रियों में उनका नाम गिना जाता है, जो बेस्ट मुख्यमंत्रियों का सर्वे हुआ उसमें उनको भी गिना जाता है। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उस गलती को लेकर आपको मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है, सामने आइए। सामने आकर अगर मुझसे एक भी विधायक इस्तीफा मांगता है तो मैं अपना इस्तीफा तैयार रख रहा हूं, इस्तीफा देने को तैयार हूं। तो उद्धव ठाकरे का ये बड़ा और बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान ऐसे समय में हो जाता है जब लगातार शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है, जब एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि शिवसेना भटक गई है। दरअसल कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो उद्धव ठाकरे इस जनसंवाद में कहते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री मिलते नहीं, ये आरोप मुझ पर लगाया जाता था। उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि उस वक्त मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के समय मैं हॉस्पिटल से ही काम कर रहा था, मैंने महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना नहीं रोका। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से शुरू से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि शिवसेना हिंदुत्व के आधार को भूल गई है, दरअसल वो भ्रमजाल फैला रहे हैं। उद्धव ठाकरे ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि शिंदे के साथ कुछ विधायक अयोध्या भी गए। किसने उस वक्त क्या कुछ कहा यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तभी समझ में आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। हम उम्मीद कर रहे थे कि सामने से आकर बात होगी, लेकिन सामने से आकर बात नहीं होती है। बाला साहेब और अब की शिवसेना में कोई अंतर नहीं है, उद्धव ठाकरे ये स्पष्ट रूप से कहते हैं। उद्धव कहते हैं कि 2012 में बाला साहेब जब गए, फिर 2014 में हमने उनके बिना लड़ाई लड़ी और उनके विचारों के साथ ही लड़ाई लड़ी। हम तब भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं। तो ऐसे में ये बातें कह के
बाला साहेब ठाकरे के विचारों को एक बार फिर से सामने रखते हुए उद्धव ठाकरे ने उन विधायकों से अपील की है जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उनसे ये अपील की है कि अगर कुछ मन में गलत है, कोई मनमुटाव है, तो हम एक परिवार की तरह हैं, सामने आइए, सामने से बात करिए। अगर आप मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं तो एक भी विधायक अगर सामने आकर ये बात कहता है तो मैं तुरंत इस्तीफा देने को तैयार हूं। मेरी सहयोगी स्नेहल जोशी इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लगातार महाराष्ट्र की इस घटना चक्र पर उन्होंने नजर बनाकर रखी है। स्नेहल, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आज उद्धव ठाकरे की तरफ से कह दी गई। वो ये कह रहे हैं कि कुर्सी का कोई लालच नहीं है, शिवसेना कहीं से भी नहीं बदली, हिंदुत्व का आधार पहले भी था, ये बाला साहेब वाली ही शिवसेना है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो विधायक सामने से आए। अगर एक भी विधायक ये मुझसे इस्तीफा सामने से आकर मांगता है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। बिल्कुल लावनी, इस समय हम बोल सकते हैं कि ये इमोशनल करने की सभी बातें हैं, क्योंकि लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से जिस समय गठबंधन कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का हुआ, उसके बाद किस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो हिंदुत्व के अगेंस्ट आए हैं, हिंदुत्व के खिलाफ में आए हैं। बार बार संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे खुद हो, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुत्व के खिलाफ जाकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कहीं ना कहीं बार बार सामान्य जनता को भी गढ़ रहे थे, चुभ रहे थे। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता दिन ब दिन एक एक बात मन में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया। कहीं आज का दर्द नहीं है कि आज ये 2 इलेक्शन हार गए तो इसके वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिए, मांग की है, या फिर अपना अलग गुट बनाने की बात की है। ये बार बार धक बनती गई, धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता गया, जख्म गहरी होती गई। उसके बाद आज ये नतीजा आया है। 2.5 साल पूरा होने के बाद इस समय अगर आकर ये लोग इस तरीके का पैतरा लेते हैं, इस तरीके की अगर भूमिका लेते हैं, तो ये कोई आज का काम नहीं है। हमने देखा है कि हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह लगता है, ये शिवसेना के राज में, या फिर कबर पर जाकर चादर चढ़ानी हो तो वहां पर भी वो महाराष्ट्र में योद्धा बनकर आए थे, अपना धर्म प्रचार करने आए थे, वो शिवाजी महाराज को मारने के लिए नहीं आए थे। इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं किसी लड़की को लेकर, अगर हिंदू मुस्लिम अगर लड़की हो उसको हमें बयान पर नहीं जाना है, हमें बात नहीं करनी है, इस तरीके के अगर स्टेटमेंट मुख्यमंत्री के पास जाए या फिर मुख्य प्रवक्ता अगर इस तरीके से बार बार स्टेटमेंट देता है या फिर हिंदुत्व के बात पर वो मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्द वाला किस्सा था। ये उद्धव ठाकरे को पता है, लेकिन इस समय वो ये बात अपनी ये बात उन्हें पता थी, लेकिन फिर भी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे ने भी कुछ विधायकों से भावुक अपील की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये भावुकता पहले क्यों नहीं दिखाई गई, जब पहले ही एकनाथ शिंदे की तरफ से और कुछ विधायकों की तरफ से कहा जा रहा था कि वो अनसेटिस्फाइड है, वो खुश नहीं है, इस गठबंधन की सरकार में वो खुश नहीं है। तो फिर उस वक्त ये भावुकता कहां गई थी, ये बड़ा सवाल जरूर पूछा जाएगा। इन सब के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का जरा रुक कर लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, महाराष्ट्र में बदलते घटना चक्र के बीच उद्धव ठाकरे का जन संवाद और उनका ये कहना कि शिवसेना और हिंदुत्व एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम हिंदुत्व के मुद्दे से नहीं भटके। उद्धव ठाकरे लगातार ये कहते रहे, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, हम हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए हैं। बाला साहेब का हिंदुत्व और आज के हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। शिवसेना न पहले बदली थी और न आज बदली है। हम हिंदुत्व के मुद्दे से नहीं भटके। स्नेहल, ये बार बार इस बात को दोहराना कि हम हिंदुत्व के मुद्दे से नहीं भटके, हम हिंदुत्व पर पहले भी थे, आज भी है, ये बार बार कहकर क्या अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, जबकि बीच में कई ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें कहा गया कि आखिर बाला साहेब जिस हिंदुत्व के साथ शिवसेना का जो आधार उन्होंने रखा था, आज वही आधार खिल रहा है एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के बाद। फिर भी उद्धव ठाकरे का ये रिएक्शन, क्या लोगों को जो मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं वो इंप्रेस कर पाएंगे? स्नेहल,
बिल्कुल 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 यही बात है कि इस समय आकर वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो हर बार इसी मोड़ पर बात करते रहे कि हिंदुत्व और शिवसेना एक लड़ी है। शिवसेना और हिंदुत्व कोई अलग अलग नहीं है। शिवसेना और हिंदुत्व एक है, लेकिन ये सिर्फ बातें होती थी। कृति में जो था, उनके जो कर्म थे वो उस तरीके से नहीं थे कि लोगों को लगे कि हिंदुत्व और शिवसेना एक है, क्योंकि ये बार बार होता था। और इतना ही नहीं, सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नहीं, कई बड़े नेताओं ने या फिर विधायकों ने ये बार बार जाके कहा है कि इस तरीके का स्टेटमेंट देना ये हिंदुत्व के लिए जो खतरा है या फिर शिवसेना के जो विचारधारा है उसके लिए भी खतरा है। लेकिन ये आज का एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये बार बार घटनाक्रम होता गया। उसके बाद आज आकर ये इस मोड़ पर आते हैं और इस बात पर कहते हैं, क्योंकि अगर पार्टी को अलग बनाना है, पार्टी को लोगों के सामने फिर उसी मुद्दे पर ले जाना है, तो उनको फिर पुराने मुद्दे को ही, क्योंकि अब पूरा देश जो है वो हिंदुत्व की बात कर रहा है। और ऐसे में जो गैर हिंदू खुद को कह रहे हैं या फिर और बगावती तेवर अख्तियार करते हुए वो 37 विधायकों का अपने साथ जमावड़ा भी कह रहे हैं हो चुका है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्नेहल, आप पल पल पर नजर बनाकर रखिएगा इन सबके बीच हमारे साथ, क्योंकि गुवाहाटी में तमाम विधायकों का जो बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं उनका जमावड़ा है। और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में एकनाथ शिंदे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। चिन्मय के पास चलते हुए जल्दी से पहले चिन्मय से अपडेट लेते हैं। चिन्मय, उद्धव ठाकरे ने सामने आकर स्पष्ट कर दिया कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है शिवसेना में। हिंदुत्व के साथ वो जुड़े हुए हैं, पुरानी वाली ही शिवसेना है। और अगर विधायक के चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें तो सामने आकर बोल दें। गुवाहाटी में थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या हलचल? जी लावणी जी, देखिए जो एकनाथ शिंदे जी है, बहुत जो महाराष्ट्र सरकार है, जो सरकार के जो कामकाज को लेकर काफी नाखुश थे, क्योंकि हिंदुत्ववादी को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार या उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से सरकार बनाए थे, लेकिन आज वो सरकार में उसी सरकार में नहीं देखा जा रहा है। जिसके चलते एकनाथ शिंदे ने अपनी 40 बागी विधायक के साथ और 7 जो निर्दलीय विधायक को लेकर कल रात को चार्टर प्लेन में गुवाहाटी पहुंचे और आज होटल रेडिएशन ब्लू जो होटल में बातचीत चल रहा है। लगातार असम सरकार की जो मंत्री है, विधायक है, उनका लगातार बातचीत चल रही है। अभी जो टोटल विधानसभा का जो सीट है महाराष्ट्र के 288 है, लेकिन फिलहाल जो बागी विधायक आने के बाद 42 बाकी विधायक आने के बाद अभी 137 हो गई है। तो देखने वाला बात होगा कि अभी जो असम सरकार के जो मंत्री विधायक है उनसे बातचीत चल रही है, क्या हलचल एकनाथ शिंदे साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, ये खबर आई थी। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होगी या फिर कब तक एक्सपेक्टेड है प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, देखिए अभी तक एकनाथ शिंदे की तरफ से या बीजेपी की जो असम सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी प्रेस में नहीं देने के लिए कोई भी अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन आगे जाके क्या रणनीति होगा या बीजेपी की तरफ से या एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई अभी तक पक्का अभी तक कुछ खबर में सामने नहीं है अभी। चलिए चिन्मय, आप नजर बनाकर रखिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए इसी के साथ हमारे मेहमानों के अतिथियों का जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। डॉक्टर वैदेही तामर राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने लगेंगे। स्क्रीन पर लेकर आए हमारे अतिथियों को। डॉक्टर वैदेही, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि लगातार आप से कल से मेरी बात हो रही है और आप निरंतर एक ही बात कह रही है कि देखिए खतरे में ये सरकार है, और खतरा इसलिए क्योंकि विचारों के साथ कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज किया गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे आज जनसंवाद करते हैं फेसबुक के जरिए उन विधायकों तक जो उनके सामने नहीं है, उन तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, हम वही हिंदुत्व के साथ हैं, उसी हिंदुत्व के साथ हैं जिसके आधार पर शिवसेना बनी है। हम पुरानी वाली ही शिवसेना है, और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो सामने आकर आप मुझसे इस्तीफा मांगिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। किस तरह से लिया जाए अभी जो जनसंवाद उन्होंने किया? डॉक्टर वैदेही, योर फर्स्ट कमेंट। ये समाज बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी समाज करके कोई फायदा नहीं है। समाज जब होना चाहिए था तब होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती। बालासाहेब ठाकरे जी के अगर पुराने वीडियो कहीं आपको मिलेंगे तो देखिए, एक पत्रकार को उन्होंने बहुत बुरी तरह झाड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी अपीजमेंट की बात आती है या किसी बाकी समुदायों की बात आती है तो आप बढ़ चढ़ के दिखाते हो।
जब भी किसी हिंदू पे आघात किया जाता है आप उसके बारे में बात नहीं करते हो। बट जब से ये सरकार आई है, उद्धव सरकार जब से मुंबई में महाराष्ट्र में आई है, तब से उन्होंने एक ही मंत्र जापा था कि हमारे लिए सब समान है, सारे जाति धर्म सब लोग समान है और हम किसी के साथ लड़ाई, हम लोग किसी को दूजा भाव से नहीं देखना चाहते। तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्ववादी पार्टी थी, वो अपीजमेंट की तरफ तो दौड़ रही थी, इसमें कोई शक नहीं। और उनको अपनी सर्वाइवल के लिए कांग्रेस के थॉट ऑफ लाइन को लेके चलना या शरद पवार जी के थॉट ऑफ लाइन को लेके चलना भी एक कंपल्शन हो गया था। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व तो इस मुद्दे में कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। बट ये अभी जो ये रिबेलियस लोग जितने भी बाहर गए हैं वो हिंदुत्व से भी बढ़ के उनकी मांगे हैं। उनका कहना ये है कि जो बाला साहेब ठाकरे का शिवसेना थी वो शिवसेना कहीं लुप्त हो गई है और हम उनके नेता हैं, हम अभी यानी के एक तरह नेता से नहीं हैं। सच्चे शिवसैनिक हमें- कौन, सच्ची असली शिवसेना कौन? आशुतोष जी आपके पास आते हुए उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। आशुतोष जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आशुतोष शर्मा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है आशुतोष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रोशन गौड़ साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी रोशन जी बहुत बहुत स्वागत। और सवाल मेरा सीधा सीधा है, देखिए अभी जैसे डॉक्टर वैद्य ही कह रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज तो पहले ही उन्होंने करना शुरू कर दिया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, जब सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनती है। लेकिन आज जिस तरीके से वो सामने आते हैं फेसबुक में के जरिए, एक बात बार बार दोहराई जा रही थी उद्धव ठाकरे की तरफ से कि हम सच्चे शिव सैनिक हैं, हम हिंदुत्व के साथ हैं, शिवसेना और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं, हम हिंदुत्व का वही आधार हैं जो बाला साहेब की तरफ से थे। ये बार बार कहकर हिंदू और हिंदुत्व की बात को बार बार दोहराकर क्या वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया? और विधायक जो ये कहकर, एकनाथ शिंदे साहब जो ये कहकर अलग हो रहे हैं कि ये पुरानी शिवसेना नहीं रही है, ये सच्ची शिवसेना नहीं है, उनको जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे उद्धव ठाकरे, क्या वो अपनी कोशिशों में किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं इन बातों से? गौड़ साहब देखिए, शिवसेना तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन बाला साहब ठाकरे जी चले गए थे। और जब इन्होंने सरकार बनाने का नंबर आया और उद्धव ठाकरे जी ने सरकार बनाई और कांग्रेस के गठबंधन के साथ बनाई, अगर आपको याद हो और बाला साहब के अगर आपने पुराने वीडियो देखे हो तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बात नहीं की। उन्होंने यहाँ तक कहा था, उन्होंने बहुत ही असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगा। तो वो तो कांग्रेस के खिलाफ थे, वो सोनिया गांधी के खिलाफ थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने के लिए कंप्रोमाइज किया। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो नवनीत राणा हैं, निर्दलीय सांसद हैं और उनके पति जो एमएलए हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनको जेल में डाला। तो इनका हिंदुत्व से शिवसेना का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। और ये पिछले जो 2019 से हम इस सरकार को देख रहे हैं, जब से बने किस तरह से इन्होंने कंप्रोमाइज किया, किस तरह से ये कांग्रेस के और एनसीपी के हाथों में खेल रहे हैं। तो शिवसेना तो ये वो शिवसेना नहीं रही जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी। दूसरी बात की जो सरकार इनके गिरने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सरकार गिर जाएगी, इसलिए इनके 55 विधायक हैं और 55 विधायकों का सरकार में आना पहले यही उचित नहीं था। एक लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये उचित नहीं था कि जो पार्टी जिसके पास नंबर ही नहीं है वो सरकार में आ रही है गठबंधन करके, छठवीं सरकार बना के। नहीं, लेकिन देखिए आप जो बात कह रहे हैं रोशन गौड़ साहब, आप जो बात कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया, जैसे आपने कहा ना कि ये तो बाला साहब के जाने के बाद से ही बदल गई थी परिस्थिति, लेकिन आज उन्होंने जब वो अभी थोड़ी देर पहले वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने ये बात कही कि 2012 में बाला साहब गए, 2014 में हमने उनके बिना लड़ाई लड़ी और उनके ही आधार के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये क्लैरिटी भी देने की कोशिश की कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, उनके बिना भी हम उन्हीं के आदर्शों का पालन करते रहे। नहीं, आप अगर 2014 का देखें, बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। आप 2019 में देखें, उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा। उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी और शिवसेना का जो कंबाइंड वोट बैंक है, इसके कारण है। आज अगर शिवसेना अकेला चुनाव लड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि शिवसेना 55 सीटें भी जीत पाएगी। और जिस तरह से उनका 2 साल का 3 साल का ये कार्यकाल है, इसमें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी इतनी सीटें आ पाएंगी। उन्होंने कंप्रोमाइज कहाँ किया? देखिए, सबसे पहले उन्होंने कंप्रोमाइज किया कि जब भाजपा की है, उनके गठबंधन था, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा से नाता तोड़ा।
जबकि भाजपा ने बार बार कहा कि हमने कभी इस बात को लेकर कोई समझौता नहीं किया था कि हम शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देंगे। और हमारी जो ऑफ रिकॉर्ड बात होती है बीजेपी नेताओं से, उन्होंने साफ साफ कहा कि आज हम शिवसेना को वापस लेने को तैयार है अपने साथ, लेकिन इनको उद्धव ठाकरे जी को माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने झूठ कहा था कि बीजेपी और उनके साथ में ऐसा कोई समझौता हुआ था कि वो मुख्यमंत्री पद देंगे। तो वो बीजेपी उनसे माफी मांगना चाहती है और सार्वजनिक तौर पर ये उद्धव ठाकरे बोले कि उन्होंने झूठ बोला था, तब जाके बीजेपी उनको साथ लेगी। दूसरा समझौता उन्होंने तब किया जब उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, सरकार बनाई, और उसके बाद से कांग्रेस के एजेंडे और एनसीपी के एजेंडे पे जो उनकी सरकार चली है, जिस तरह से उन्होंने लोगों पे एफआईआर लॉन्च किए, जिस तरह से राजनीतिक विदेश की भावना से एफआईआर लॉन्च किए, और जो नवनीत राणा का मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनको जेल में डाला गया। बिल्कुल, तो ये परिस्थितियां ऐसी बनी जो कहीं ना कहीं से उद्धव ठाकरे जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उस पर एक कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देती है। आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, अभी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आशुतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत। पहले आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही थी। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी स्क्रिप्ट तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी, क्योंकि ये क्लियर था कि आज नहीं तो कल ये परिस्थिति आने वाली है। आज जब ये परिस्थिति आई है, सरकार पर तो खतरा मंडरा रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन पार्टी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो अब तो पार्टी की ही लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ शिवसेना शिंदे हैं और एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं। तो असली शिवसैनिक कौन? इसकी लड़ाई में अगर उद्धव ठाकरे सामने आकर ये कहते हैं कि हम वही शिवसेना हैं जो बाला साहेब की शिवसेना थी, अगर आपको मेरा इस्तीफा चाहिए तो एक विधायक सामने आ जाए, वो बोल दे मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, ये पूरी परिस्थिति क्या एकनाथ शिंदे के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी, या फिर उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल कार्ड खेलकर अपने लिए एक सेफ पैसेज ढूंढ लिया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे जो बाबा साहब की सिद्धांतों से हट करके राजनीति करते रहे, जिससे कि वो अपने घर को ठीक इकट्ठा रखने में असफल रहे हैं। पिछले कुछ 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि पार्टी में लोगों में बड़ा जो है, लोगों में आपस में समन्वय ठीक से नहीं बन पाया है, और इन्होंने कुछ एक तानाशाह का रूप अपना लिया, जिससे कि लोग पार्टी के लोगों से भी ठीक रूप से बात नहीं कर पा रहे, और पार्टी के सदस्य अगर इनसे मिलना भी चाहे तो वो ये उनकी पहुंच से बहुत दूर रहे, जिसमें लोगों में मानसिक तनाव और लोगों में मानसिक विचार उत्पन्न हुए कि उद्धव ठाकरे हमसे बहुत दूर हटते जा रहे हैं, और इसका हमें क्या विकल्प सोचना चाहिए। अगर हमें पार्टी में बने रखना है तो हमारी जो पार्टी की समस्या है, जनता की जो समस्या है, नेता के चीफ मिनिस्टर तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर उनकी पहुंच से बाहर है तो क्या करें? ऐसे में लोग बड़े परेशान, इनके सदस्य जो शिवसेना के सदस्य जो थे उद्धव ठाकरे जी के, वो बहुत परेशान हुए क्योंकि उनकी पहुंच से बाहर हो गए। अब पिछले 2-3 वर्ष से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि लोगों में आपस में जो है, शिवसेना के सदस्यों में आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा था, और लोग सोच रहे थे कि इससे निकल करके अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। तो अब शिंदे जो है, उन्होंने देखा कि अपने साथ काफी सदस्य उनके साथ, जैसा सुनने में आ रहा है कि 40 सदस्य उनके साथ इकट्ठे हैं शिवसेना को छोड़ने के लिए तैयार। 55 में से अगर 40 सदस्य बाहर हो जाते हैं तो इसका मतलब उनके पास 2/3 से ज्यादा सदस्य हैं। तो आप पार्टी छोड़ने का भी उन पर आरोप नहीं लगा सकते। आपके पास केवल 55 में से 15 सदस्य हैं। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि अभी उनके पास संख्या बल कम है, लेकिन ये एक सवाल मैं डॉक्टर वैदेही आपके पास लेकर आ रही हूँ। जो बात आशुतोष जी कह रहे हैं या जो बात राजेश गौर साहब कह रहे हैं, आपने भी वही बात की कि कॉम्प्रोमाइज हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल ये सारा खेल अब संख्या बल पर आकर अटकता है। यहाँ पर एक जो लाइन बार बार जिस पर जिक्र होना चाहिए कि उद्धव ठाकरे, डॉक्टर वैदेही आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं डॉक्टर वैदेही के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर वैदेही, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आई थिंक डॉक्टर वैदेही हमारे साथ नहीं है। ठीक है आशुतोष जी, मैं आपके साथ ही कंटिन्यू करती हूँ और फिर यही सवाल मैं राजेश जी के पास भी लेकर जाऊंगी। आशुतोष जी, ये अगर उद्धव ठाकरे एक लाइन बार बार कह रहे हैं कि एक भी विधायक मेरे सामने आकर ये कह दे कि मुझे आपको कुर्सी पर नहीं देखना, मेरा इस्तीफा तैयार है, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सामने आकर बात करें, ये क्या वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों को हाईजैक कर लिया गया है, विधायकों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं से दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि वो बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहे थे कि एक भी विधायक लेकिन सामने आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जैसे कुंभकर्ण 6 महीने की नींद के बाद सो के उठता था, ऐसे ही उद्धव ठाकरे शायद ही इज
woken up from the slumber after sleeping for a long time. अब जब सब कुछ लौटा के होश में आ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? सदस्य विधायकों को कोई बंदी नहीं बना के रखा गया। विधायक जो अपनी स्वेच्छा से अलग हुए हैं और 1, 2, 3, 40 लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं। आप कहाँ सोते रहे अभी तक? क्यों इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप जब आप पार्टी के नेता है तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, तो उसमें तो आपने जब ध्यान नहीं दिया और आप पार्टी के विधायकों की पहुंच से बाहर हो गए और पार्टी के विधायकों ने जब ये निर्णय ले लिया आपसे अलग होने का, अब आप कह रहे कि कोई भी एक विधायक के सामने ना करके गए, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 40 विधायक आपको छोड़ करके गए हैं। आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? उन्होंने आपको छोड़ा, 40 विधायकों ने छोड़ा, 1, 2, 4, 5 होते तो दूसरी बात है, लेकिन 40 विधायक नहीं, छोड़ ये करके तो जा सब रहे हैं। देख रहे हैं कि छोड़ा, लेकिन राजेश गौड़ साहब वो छोड़ने वाला शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हुए, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है विधायकों से। विधायक सामने आ जाए, एक भी विधायक सामने आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से नितिन जी का नाम सामने आया था, उनकी पत्नी गई थी और एक स्टेटमेंट सामने आया, वो सामने आके कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल में डाल दिया गया और जो भी उन्होंने स्टोरी नैरेट की थी। लेकिन इसी बात को कहीं ना कहीं से उद्धव ठाकरे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई देखिए, यहाँ पर तो संख्या बल इसलिए घट रहा है क्योंकि जबरन संख्या को पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। राजेश गौड़ जी, देखिए समय आने पर लोग सामने भी आकर के बोलेंगे। जी राजेश जी, जी राजेश जी सवाल कंटिन्यू मुझसे करें। है। जी जी देखिए, ये इतिहास रहा है हमारे राजनीतिक दलों का कि जिसकी सरकार रही, अगर उसके विधायक छूटते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो जाती है, उनपे सीबीआई के, ईडी के तमाम छापे पड़ते हैं और फिर उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर वो महाराष्ट्र में रहते, ये विधायक जो शिवसेना के, उनको स्टेट गवर्नमेंट पे एफआईआर करती या पुलिस उनको उठा के ले जाती, उनको अरेस्ट कर लेती, बंद कर देती। तो उनके पास एक बचने का रास्ता था कि वो पहले सूरत पहुंचे, जो आपके महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, और सूरत में चूंकि बीजेपी की सरकार है और असम में भी बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने वहां से उनकी हवाई जहाज की व्यवस्था की और अब उनको असम में उनको बिठाया हुआ है एक होटल में। अब उनको कम से कम इस बात की एक तो सुरक्षा है कि वहाँ के महाराष्ट्र की पुलिस उनको बंद नहीं करेगी। एक तो उन्होंने ये अपना स्टेट ट्रायल कर लिया। दूसरी जो आपने संख्या बल की बात कही है कि 37 विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ हो जाते हैं तो शिवसेना टूट जाती है। टूट जाती है मतलब कि असली शिवसेना पे जो दावा होगा वो शिंदे का होगा। और इस बात पे जो अभी आपने सवाल उठाया था कि क्या ये जो 37 विधायक टूटे हैं इसके पीछे कोई एक दिन की कहानी है? बिल्कुल नहीं, एक दिन की नहीं है। ये पिछले 2019 से ही ये कहानी चल रही है। जिस तरह से उन्होंने समझौता किया है, हिंदुत्व से समझौता किया है, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से उन्होंने समझौता किया है, इसके कारण शिवसेना कहीं नहीं, शिवसेना के कार्यकर्ता और शिवसेना के जो विधायक है कहीं ना कहीं असंतोष था उनमें और इसके कारण वो टूटे। और अब उनको ऐसा लगता है, जब इन्होंने अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे तभी उनको इस बात का एहसास होना मैं चाहिए। आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज का पहले रुक कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है महाराष्ट्र सियासत से। हर पल हर अपडेट के साथ हम आपके बीच हैं। उद्धव ठाकरे के आवास पर शरद पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहुंच गए हैं। शिवसेना के कुछ मंत्री सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के आवास पर शरद पवार पहुंचे हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल स्टेप कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार की जहां तक बात है, अगर उद्धव ठाकरे के साथ वो संख्या बल यानी शिवसेना का संख्या बल पूरा नहीं होता है तो ये तो तय है कि सरकार गिर रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एनसीपी और कांग्रेस का मूव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसीलिए शरद पवार, हालांकि बहुत वेटरन पॉलिटिशियन कहे जाते हैं, उनका अलग उनका क्या रुख होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सीएम आवास पर यानी वर्षा, जो सीएम आवास को कहा जाता है, वहां पर पहुंच चुके हैं शरद पवार। और शरद पवार के पहुंचने के बाद ये कहा जा रहा है कि 7 बजे का वक्त है जब एकनाथ शिंदे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एकनाथ शिंदे उन तमाम विधायकों के साथ सामने आएंगे जो इस वक्त उनके साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। गौड़ साहब, आपके पास ही आते हुए कि अब देखिए, जो मैंने बार बार कहा कि ये सारा खेल संख्या बल का हो रहा है, ये सत्ता का महासंग्राम संख्या बल पर जाकर टिक गया है। इतना तो तय है कि सरकार पर संकट के बादल हैं। उद्धव ठाकरे के पास अब वो 55 विधायक नहीं हैं जिनके दम पर वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जुड़कर जिन्होंने सरकार बनाई थी। अब शरद पवार साहब वहां पहुंचे हुए हैं मिलने के लिए उद्धव ठाकरे से। तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है एनसीपी का? क्योंकि कल तक तो शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नेतृत्व किसी के पास भी हो,
चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या ना हो, हम सरकार में रहेंगे, सरकार महाविकास आघाड़ी की ही रहेगी। देखिए, जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो 144 का होना चाहिए जी। और एनसीपी के पास 53 विधायक है। और उनका भी जो भी खबर आ रही है कि शायद एक दो विधायक जो असम में है वो उसमें एनसीपी के भी लोग हैं। कांग्रेस के 44 हैं और शिवसेना के अगर हम 37 उधर जोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से 15, 16, 17 शिवसेना के साथ बचते हैं। तो इनका आंकड़ा तो 100 पार भी नहीं हो रहा है। 144 कहाँ से लाएंगे? अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अकेले ही 106 हैं और उसमें अगर शिवसेना के ये जो 37 कह रहे हैं जो जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती है। और शिंदे ने इसके लिए राज्यपाल को पहले ही चिट्ठी लिख दी कि भाई हम परेड करना चाहते हैं, हम ये साबित करना चाहते हैं कि असली शिवसेना हमको मान्यता दीजिए। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा है, और देखिए इस राजनीतिक घटनाक्रम में शिंदे को इसलिए महत्व मिल रहा है या उसको बेनिफिट है कि महाराष्ट्र में जो राज्यपाल हैं वो भाजपा के हैं और इसमें जो भाजपा शिंदे को पूरी तरह से समर्थन दे रही है। असम सरकार में बीजेपी है, गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और जो उनका बीजेपी से शिवसेना का जो एक टकराव चल रहा था उसका सारा बेनिफिट शिंदे को मिल रहा है। और शिंदे इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे को ही लेकिन जिस तरीके की, लेकिन क्या डॉक्टर वैदेही हमारे साथ जुड़े हुई हैं? डॉक्टर वैदेही, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर वैदेही, देखिए अभी संख्या बल की अगर बात करें, कल से लेकर आज तक आप सभी लोग की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा इजी हो गया है, वे जो है वो बहुत इजी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे बार बार, अगर ये सच्ची शिवसेना की लड़ाई की बात हो रही है तो जिस तरीके से की परिस्थिति बनी हुई है, उन्होंने व्हिप भी जारी किया था कि सबको आना है। उसके पहले उन्होंने कहा कि सच्चे शिवसैनिकों में हमारे पास 22 का आंकड़ा है, क्योंकि 22 का ही लेटर लेकर वो मिलिंद नार्वेकर जी कल पहुंचे हुए थे सूरत में जब एकनाथ शिंदे थे। तो ऐसी परिस्थिति में आज जो कुछ भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो कुछ भी मूव लिया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, क्या ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जा सकता है? क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, अगर ऐसा कहें तो? और अगर ये परिस्थिति बनती है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने की अभी कवायद तेज कर रही है उसमें तो कहीं ना कहीं से कॉमा लगेगा। नहीं, कॉमा तो आप मुझे पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर वैदेही, मेरा सवाल आपसे ही है। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक तो बात वैसे भी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात जाने वाली ऐसे कुछ है नहीं। बट ये है कि अभी इनके पास संख्या ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं। और आप अगर शिवसेना का इतिहास देखोगे, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो भुजबल जी हो, इन सभी ने ये उद्धव ठाकरे के साथ फसल के कारण ही शिवसेना छोड़ चुके। आज वो नया इतिहास नहीं रिपीट हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने कभी भी शिवसैनिकों के साथ वो एडजस्टमेंट और वो एटीट्यूड ही नहीं दिखाया कि वो लोग वहाँ टिके रहे। तो तब बाला साहब ठाकरे थे करके कुछ परिस्थितियां बनी हुई थी ठीक से, बट अभी बाला साहब ठाकरे न होने की वजह से सारी चीजें हाथ से बाहर जा रही है। तो शिवसेना को नंबर बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा और नंबर है नहीं इनके पास। और बीजेपी, समय तो लगेगा, एक सरकार डिसॉल्व होकर दूसरी सरकार बनने में समय थोड़ा बहुत लगेगा, बट मुश्किलें नहीं आएगी, कुछ मुश्किलें नहीं आएगी। मनराज गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा उनकी नजरिए से भी समझ लेते हैं। मनराज जी, आपकी नजरिए से महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, क्या उद्धव ठाकरे जी के लिए अब जाने वाला दिन आ गया है? और फडणवीस साहब जिन्होंने कहा था 2019 दिसंबर में, उन्होंने कहा था कि मैं वो समुद्र हूं जो लौट कर आऊंगा, लग रहा है आपको लौट रहे हैं? बिल्कुल लावनी जी, जिस प्रकार का जो माहौल महाराष्ट्र में बना हुआ है वह ये प्रदर्शित कर रहा है कि महाराष्ट्र के विधायक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। और वह शायद इसलिए भी संतुष्ट नहीं है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की संरचना हिंदुत्व के एजेंडे पर लिखी गई थी, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेता यह कहता था कि माय आइडेंटिटी इज द हिंदू, मैं हिंदू हूं, मेरी आइडेंटिटी ये है, जब वह उन लोगों के साथ जो छद्म हिंदूवाद की बात करते हैं उनके साथ बनाए, तब से ये भावना, ये उबार उठा था और ये उबार उठकर अब हमारे सामने आ गया है। महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल यही है कि ठाकरे साहब का जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व उद्धव जी में नहीं दिखता है।
बाला साहब ठाकरे जी ने जिस प्रकार की शिव सैनिकों की संरचना गढ़ी थी, वह संरचना उद्धव जी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि उसके असंतुष्ट विधायक जा रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, लवनी जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है शिंदे जी के नेतृत्व में ये सदस्य भाजपा ज्वाइन कर ले। इसमें भी आप नकार नहीं सकते क्योंकि पार्टी स्प्लिट हो जाएगी और कोई भी सदस्य की सदस्यता नहीं जाएगी। भाजपा तो ज्वाइन करने वाली बात इसलिए नहीं गले कि नीचे उतरेगी क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब निरंतर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं पार्टी से बगावत नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चा शिव सैनिक हूं। हम शिव सैनिक थे और शिव सैनिक ही रहेंगे। यहां तो अब मुसीबत आन खड़ी हुई है पार्टी अस्तित्व को लेकर, पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट। एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे खड़ी है और एक तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे खड़ी हो गई है। तो ऐसे में सच्चा शिव सैनिक कौन, ये महत्वपूर्ण हो जाता है मनराज जी। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि राजनीति में किसी भी संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है एक मोरल प्रेशर बनाने के लिए उद्धव जी पर वो लगा रहे हैं और इस बात में तो लवनी जी बिल्कुल भी दोहराई नहीं है कि सच्चा शिव सैनिक कौन है। जिसके साथ 40 विधायक है वही सच्चा शिव सैनिक है, वही बाला साहब ठाकरे साहब की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं उद्धव जी की राजनीतिक नेतृत्व या मैं कहूंगा पॉलिटिकल इनकेपेबिलिटी सामने आ गई है और उद्धव जी शायद कुछ ही समय के मेहमान बचे हैं महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठने के लिए। ये समय है शिवसेना के रिवाइवल का और मुझे लगता है असली शिव सैनिक की जो बात है वो शिंदे साहब के पाले में पड़ती हुई दिख रही है। ठीक है, पॉलिटिकल जो उनके पास एक नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए थी और खासतौर से शिव सैनिकों के लिए जो आवश्यक था आशुतोष जी, उसको कहीं ना कहीं से खो दिया उद्धव ठाकरे ने और आज इसीलिए ये परिस्थिति बनी है। ये तमाम जगह बातें हो रही हैं, लेकिन इन बातों के बीच में लगातार ये कह देना कि उद्धव ठाकरे इसलिए आज अपनी सत्ता खो रहे हैं, इसलिए कुर्सी गंवा रहे हैं क्योंकि उनके साथ हिंदुत्व नहीं जुड़ा रहा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इसलिए सत्ता में दोबारा जाएंगे और अभी तक तो उन्होंने खुलकर नहीं बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन ये पता है कि वो किस तरफ उनका पल्ला झुका हुआ है। उनकी तरफ से 2019 का एक लेटर पब्लिश कर देना कि हमने तो 2019 में ही ये क्लियर कर दिया था कि वी आर अनसेटिस्फाइड, जो महाविकास आघाड़ी बनी थी। तो 2019 से लेकर 2022 तक फिर इंतजार करने की क्या जरूरत थी? तब तो अगर उस समय वो अनसेटिस्फाइड थे तो उसी वक्त विरोध कर देना चाहिए था। सवाल तो ये है आशुतोष जी। आई थिंक आशुतोष जी से मेरा संपर्क टूटा। आशुतोष जी सुन पा रहे हैं आप मेरा सवाल? आपने सुना? मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 में जिस चीज का जो बीज बोया गया था अब वो बीज पेड़ के रूप में परिपक्व होकर सामने आ रहा है। लोग शिवसेना में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से प्रसन्न, सेटिस्फाइड नहीं है और एकनाथ शिंदे एक ठीक समय का इंतजार कर रहे थे कि कब वो इस चीज की घोषणा करें कि हम आपके उससे सेटिस्फाइड नहीं है। कोशिश तो उन्होंने बहुत करने की करी, लेकिन उद्धव ठाकरे का एटीट्यूड कुछ ऐसा डिक्टेटर टाइप का एटीट्यूड रहा कि वो अपने पार्टी के सदस्यों को मिलने का समय नहीं देते थे और पार्टी के सदस्यों को खुश करने में नाकामयाब रहे। क्लियर किया ना, अभी जब वो संवाद कर रहे थे तो उसको भी उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगता है कि मैं मिलता नहीं था, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन की ड्यूरेशन में मैं फिजिकली नहीं मिल सकता था, लेकिन मैं लगातार काम भी करता रहा, फोन से भी कनेक्टेड रहा। ये बात उन्होंने कही। तबीयत कितने दिन खराब रही, ऑपरेशन कब हुआ, ये तो एक लंबे समय की लड़ाई बात चलती आ रही है। 2019 से 3 वर्ष से 3 साल से वो पूरी राजनीति भी कर रहे हैं और राजनीतिक उसमें खूब अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के सदस्यों से ना मिल पाना, उनको समय ना दे पाना और उनकी मांगों को सुन करके जो कार्य करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं करे, जिससे कि पार्टी में अंदर ही अंदर लोगों में असंतुष्टता बढ़ती गई। और अब एकनाथ शिंदे ने एक मोस्ट अपॉर्चुन टाइम देख करके इस चीज की घोषणा करी और अभी भी देखिए आने वाले कुछ घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज की रात और कल सुबह तक काफी कुछ हो सकता है। राजनीति में
शाम दंड भेद हर प्रकार की नीति को अपनाया जाता है। तो आज की रात बड़ी क्रूशियल होगी। कल सुबह क्या परिणाम आता है कल देखने को मिलेगा। कल की रात भी बहुत क्रूशियल थी। हम सोच रहे थे सूरत से ही सब कुछ होगा, लेकिन कब सूरत से उड़ान गुवाहाटी चली गई और ये भी खबर आई कि 6 दिन पहले ही गुवाहाटी में ये तैयारियां की जा चुकी थी। हालांकि इन सब के बीच राजेश गौड़ साहब, अब आपके पास आते हुए इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं से जो सरकार बचाने की कवायद थी, अब सरकार बचने वाली नहीं है, इतना तो लगभग तय हो चुका है। लेकिन पार्टी बचाने की जो कवायद की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, पार्टी बच पाएगी या पार्टी के दो फाड़ होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। राजेश गौड़ साहब। देखिए जो आप रोशन गौड़ साहब जी, देखिए जो आप पार्टी बचाने की बात कर रहे हैं, ये बात आप मान के चलिए कि शिवसेना जो है, शिवसेना हमें एक पार्टी की सरकार है, ये कोई संगठन नहीं है जैसे बीजेपी या कांग्रेस या जो लेफ्ट पार्टी होती है। ये संगठन नहीं है, ये एक पार्टी है, ये एक पारिवारिक पार्टी है। बाला साहब ठाकरे ने अपनी मेहनत से, अपने खून से, निष्पत्ति से मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा किया है। तो पार्टी जो है वो रहेगी उद्धव ठाकरे के साथ, लेकिन जो उसका पॉलिटिकल क्लाउड है वो मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। अभी उनके जो विधायक हैं 55 थे, पहले उनके विधायक ज्यादा हुआ करते, 75 हुआ करते थे, फिर वो गिर के 65 हुए, फिर इस बार 55 हुए। हो सकता है कि अगली बार उनके 20-25 ही विधायक हो रहे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल जो ग्राउंड है, जो उनकी जो शिवसेनाओं की जो बाला साहब ठाकरे के समय जो एक मुद्दे पे, एक किसी इशू को लेकर वो चलते थे, वो इशू तो खत्म हो गए। और जो उद्धव ठाकरे को पार्टी मिली है वो तो उनको तस्करी में मिली है, उनकी मेहनत उसमें कुछ भी नहीं है। और बाला साहब ठाकरे तो किंग मेकर थे, वो सरकार बनाते थे, वो मुख्यमंत्री बनाते थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनाने में, राष्ट्रपति बनाने में उनकी भूमिका रहती थी। और ये खुद अपने को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और उसको अपने बेटे को भी इन्होंने मंत्री बना रखा है। तो पूरी आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। तो पार्टी तो नहीं, जो टूटेगी वो टूटेगी, इस बार टूटेगी। लेकिन एक नाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि हम शिवसैनिक है, वो मुझे लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। वन टाइम होगा, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है, ये उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेंगे लोग। जो भी राजशाही छोटी सी पार्टी है बन के सिमट के रह जाएगी, 2-4-10 विधायकों तक सीमित रहेगी, क्योंकि ये जो था इनके साथ जो बीजेपी की ताकत थी वो तो खत्म हो चुकी है। तो बीजेपी का वहां पे वर्चस्व बढ़ेगा। अभी 106 इन्होंने विधायक जीते थे, अगली बार मुझे ऐसा लगता है कि वो फुल प्ले सरकार बनाएंगे। अगर चुनाव में होते हैं और अगर चुनाव में राज्य जाता है तो निश्चित रूप से परिस्थिति बनने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन डॉक्टर वैदेही, सबसे पहले तो बात यही आ रही है, जो बात मैंने पहले रोशन गौड़ साहब से भी पूछी, कि पार्टी को लेकर पशुपेश वाली स्थिति है। सबसे महत्वपूर्ण असली शिवसैनिक कौन है, इसकी अब जद्दोजहद हो गई है। शरद पवार साहब उद्धव ठाकरे जी से मिलने के लिए गए हैं। इसके पहले कमलनाथ जी आज सुबह आए थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई हुई थी और वो पॉजिटिव कहे जा रहे थे, इसलिए मुलाकात फिजिकली हो नहीं पाई। लेकिन इन सबके बीच एकनाथ शिंदे अभी भी उस परिस्थिति पे डटे हुए हैं कि हम सच्चे शिवसैनिक हैं, हम पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं, हम ही असली शिवसेना है। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी का भविष्य क्या देख पा रही हैं आप? ऐसा कहा जा रहा है कि एक तो कमलनाथ जी को भेज के सोनिया जी ने और एक गलत काम किया, क्योंकि वो खुद मध्य प्रदेश में अपने विधायक नहीं संभाल पाए, महाराष्ट्र में किसको संभालेंगे, फिर वो अलग बात है। और रही बात शिवसेना की, तो एकनाथ शिंदे जी जो है उन्होंने सोचा है कि वो एक धर्मवीर सेना करके शुरू करेंगे, ऐसे मार्केट में रूमर्स हैं। अगर वो सेना शुरू करते हैं तो जितने भी बाला साहब ठाकरे के अनुयायी शिवसैनिक है वो सब उनके साथ चले जाएंगे और शिवसेना के साथ कुछ लोग रहेंगे जो उद्धव को आज भी लॉयल है। और वैसे भी शिवसेना के अपने 15-20 सीट तो है ही, और बीजेपी के अलायंस के साथ इस बार उनके पास ज्यादा नंबर आए, नहीं तो हाँ, हमेशा 30-35 यानी नंबर ज्यादा हो सकते हैं। और अगर राज्य में इस वक्त चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं से उद्धव ठाकरे को मुक्की खानी पड़ सकती है। कुछ गलतियां हुई क्योंकि आधार जो था उसे कमजोर कर दिया गया, विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया कुर्सी के नाम पर, और आज उसी का खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, और आपका भी डॉक्टर वैदेही, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम निरंतर बने रहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है अभी पल पल बदल रही है। सत्ता का ये महासंग्राम है और इस महासंग्राम में महाविजेता होने के लिए जितने भी गुट यहां पर हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कहने की कोशिश करते हैं, उस सवाल का जवाब किस तरीके से एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया जाता है, जिसमें उद्धव ठाकरे कहते हैं कि सामने आए और मुझसे इस्तीफा मांगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो क्या एकनाथ शिंदे अब उन तमाम बागी विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने आएंगे, यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। एक बार फिर से सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ
जुड़ने के लिए निरंतर नजर बनी रहेगी महाराष्ट्र की सियासत पर। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। कि विधानसभा भंग की जाती है।